अगर आप सीए या सीएमए के एस्पिरेंट हैं और किसी भी सब्जेक्ट का ढूंढ रहे हैं एक ऐसा साथी यानी कि एक टीचर जो कि आपको आपके पड़ाव से एक जगह से दूसरे जगह इजीली लेके जा सके विथ इन डेप्थ नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट, तो आपको ये वीडियो देखकर समझ आएगा कि किस तरीके से आपको अपने क्लासेस के बारे में डिसीजन लेना है। यानी कि YouTube में कई बार बहुत सारे बड़े बड़े वीडियोस डेमो के लिए आ जाते हैं, बट आप उसको पूरा देख ही नहीं पाते और अल्टीमेटली किसी के भी जस्ट बहकावे में आकर या किसी के बस बताए हुए के हिसाब से आप कोई टीचर की क्लास ले लेते हो। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे वीडियोस को इवेल्युएट करें तीन डिफरेंट एंगल से, एक एक्सप्लेनेशन और प्रेजेंटेशन के एंगल से, यानी कि ये डीप में कैसे ले जाया जा रहा है एक एक कॉन्सेप्ट में उसको देखें, और किस तरीके से आपको स्क्रीन में प्रेजेंट करके समझाया जा रहा है वो समझें। सेकेंडली आप ये भी देखें कि किस तरह का नोट्स आपको लिखवाया जा रहा है या आपको पढ़ने के लिए दिया जा रहा है। और थर्डली आप ये भी देखें कि आपके साथ जो टीचर बात कर रहे हैं उनके साथ आपका कनेक्शन, बॉन्डिंग और वाइब्स मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आप इन तीनों पैरामीटर पर कनेक्ट हो पा रहे हैं अपने टीचर से, तो डेफिनेटली आप उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये जरूर देखिए कि उन टीचर के ओवरऑल सपोर्ट सिस्टम कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी जर्नी को आसान बनाने के लिए। तो आइए चलिए अब शुरू करवाते हैं आपके लिए एक पर्टिकुलर टॉपिक का डेमो, जिसको आप पूरा एंड तक देखेंगे और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको उससे क्या सीखने को मिला, क्या जानने को मिला। अगर कुछ कमी भी लगी तो भी आप कमेंट में बताइएगा, जिससे कि हम और बेहतर कर सके और स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सके। सो लेट्स बिगिन। वेलकम बैक टू आवर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो पिछले दिन हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक का पढ़ाई कर लिए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में आ रहे हैं। 12 के पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, चलिए उसको लिखिए फिर करेंगे। लिखिए पॉइंट नंबर 4। वन था इन्वेंट्री का दो मॉडल होता है, एक था डिटर्मिनिस्टिक, दूसरा था प्रोबेबिलिस्टिक। दूसरा था इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, जिसमें 3 सिस्टम था, कंटिन्यूअस, पीरियोडिक, सिंगल पीरियड। तीसरा था इन्वेंट्री टर्न्स या इन्वेंट्री टर्नओवर। और अब चौथा आ रहा है एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस आप लोग वैसे इंटर में मटेरियल कॉस्टिंग में भी पढ़ते हैं, वापस से पढ़ रहे हैं। इसका दूसरा नाम है सिलेक्टिव कंट्रोल मैकेनिज्म। सिलेक्टिव कंट्रोल मैकेनिज्म। तो जैसे क्या होता है ना कि जब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है तो हम सबके ऊपर ध्यान नहीं रख पाते हैं। मतलब इन्वेंट्री में सोचो, अगर अपने पास हज़ारों आइटम्स हैं, इन्वेंट्री में हज़ारों आइटम्स है, एक एक आइटम को क्या बुलाते हैं पता है इन्वेंट्री में? रियल वर्ल्ड में बुलाते हैं एसकेयू। एसकेयू मतलब होता है स्टॉक काउंटिंग यूनिट। ये अमेरिकन वर्ड से आया है। काउंटिंग को वो लोग क्या ना के पकड़ते हैं। CAT कैट नहीं बोलते लोग, KAT कैट बोलते हैं अमेरिका में। मालूम है क्या? अमेरिका में CAT कैट नहीं चलता है, KAT कैट चलता है। तो इसलिए काउंटिंग को के पकड़े हैं, बट अपने इंडियन इंग्लिश में स्टॉक काउंटिंग यूनिट ही बोलेंगे। और उसका जो एब्रीविएशन है वो SKU है, SCU नहीं है। तो स्टॉक काउंटिंग यूनिट मतलब जैसे आपके नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं इन्वेंट्री में, 1000 आइटम है कि 2000 आइटम है, तो आप सबके ऊपर ध्यान रख सकोगे क्या? सबके ऊपर नज़र रख सकोगे कि मेरे को कौन सा इन्वेंट्री साफ सफाई करके रखना है, कौन सा कहाँ पे सलामत रूप से रखना है? ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो वी हैव टू बेसिकली फिगर आउट कि किस पे ज़्यादा ध्यान रखना है और किस पे कम ध्यान रखना है। यही एबीसी एनालिसिस कहता है। जैसे आप लोग इतना सारा सिलेबस जब आप पढ़ लेते हो एग्ज़ाम के पहले, कैसे सारा याद रहेगा आप बताओ? पॉसिबल है सारा का सारा रिवाइज करके जाना, सारा का सारा याद रखना? नहीं। तो डे बिफोर एग्ज़ाम कैसे रिवाइज करोगे? तो उसका कॉन्सेप्ट है सिलेक्टिव कंट्रोल मैकेनिज्म, यानी एबीसी एनालिसिस करके रिवाइज करते हैं। एबीसी एनालिसिस क्या सिखाता है आपको कि किस किस चीज़ों पे इम्पोर्टेंस देना है, किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है। वैसे ही एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट जो है ना एबीसी एनालिसिस का, वो आया यहीं से जो आप लोग एग्जाम में भी यूज़ करते हो।
समझ गए? रियल वर्ल्ड में जब पहली बार ये कॉन्सेप्ट सुना गया तो इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए सुना गया। फिर हम जैसे लोग पढ़ाते पढ़ाते ये सब वर्ड्स को आप लोगों के एग्जाम के लिए यूज करने लग गए कि एग्जाम के लिए भी एबीसी एनालिसिस चाहिए। समझ गए? तो एबीसी एनालिसिस क्या करता है, आपको बहुत सारा में से कुछ इंपॉर्टेंट को चुनने बोलता है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंस रख सकता है। अगर आप उधर ध्यान नहीं दोगे तो नुकसान हो सकता है। ठीक है? तो ये क्या कहता है कि आपके पास अगर हजारों एसकेयूज हैं तो उनमें से कुछ के कॉस्ट ज़्यादा होंगे, कुछ के आइटम्स ज़्यादा होंगे। ठीक है? मतलब क्या होता है, जैसे कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं, एग्जांपल के लिए कोई आप सोचो कोई ज्वेलरी का रॉ मटेरियल का स्टोर है, तो उसके पास गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड है। ठीक है? तो कुछ आइटम ऐसे होंगे जिसका अपने को क्वांटिटी ज़्यादा रखना पड़ता होगा तो भी तो उसका वैल्यू कम है। जैसे सिल्वर कंपैरेटिवली वैल्यू सबसे कम है, तो उसके लिए जगह ज़्यादा लगेगा स्टोर करने के लिए। सेकेंडली ऐसा आइटम भी होगा जिसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है और क्वांटिटी या रखने का जगह बहुत कम लगता है। जैसे डायमंड्स, वैल्यू बहुत ज़्यादा है बट रखने का जगह बहुत थोड़ा सा चाहिए। एक ही ड्रॉअर में करोड़ों रुपए का डायमंड हो सकता है, राइट? और एक मिड वे वाला कुछ हो सकता है, जैसे एग्जांपल में अभी गोल्ड, गोल्ड इन तीन दोनों के मिड में है ना? तो एबीसी एनालिसिस क्या कहता है कि आप अपने सारे आइटम्स को 3 कैटेगरी में ग्रुप करो। पहला कैटेगरी ए कैटेगरी, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। जैसे कि अब अगर हम इंपॉर्टेंस का लेवल सोचें तो हो सकता है हमारे लिए इंपॉर्टेंस का लेवल है कॉस्ट। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंस का लेवल है कॉस्ट, और ऐसा हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एक और उठा लेते हैं, वो है मान लीजिए कितना क्वांटिटी हम लोग के पास है। दोनों उठा सकते हैं, एक भी उठा सकता है, ऐसा कोई नहीं है कि कॉस्ट और क्वांटिटी दोनों उठाना है, कोई एक भी उठा सकता है। मान लीजिए हम कॉस्ट के साथ क्वांटिटी भी ले लिया और ऐसा आइटम को उठाया जिसका जगह सबसे कम लगता है और कॉस्ट सबसे ज़्यादा है, तो उसको हमने ए बोल दिया। और उसका ही अपोजिट, जिसका जगह सबसे ज़्यादा लगता है और कॉस्ट सबसे कम है, तो उसको हमने सी बोल दिया, और बीच वाला को बी बोल दिया। ठीक है? तो ए बी सी कहाँ से नाम आ रहा है, ये बेसिकली कैटेगरी है। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, 3 ग्रुप में बांट दिया। सी मतलब जिसका जगह ज़्यादा लग रहा है, कॉस्ट कम लग रहा है, जैसे एग्जांपल में सिल्वर। ए मतलब जिसका जगह कम लग रहा है, कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है। समझ में आया? ए मतलब जिसका जगह बहुत कम है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अब ये जगह और कॉस्ट दोनों लेना है क्या? ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है। आप खाली कॉस्ट लेके भी करिए। जैसे हम लोग अपने एग्ज़ाम के एंगल से सोचते हैं, तो हम लोग कैसे एबीसी एनालिसिस करके देते हैं आपको कि जिसके लिए टाइम कम लगेगा और मार्क्स ज़्यादा आएगा, वो ए है। जिसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और मार्क्स बहुत कम आएगा, वो क्या है? वो सी है। बाकी सब बचा हुआ बी है। तो 2 लेने से इजी हो जाता है कि हम लोग सही जा रहे हैं। अगर कोई एक ही पैरामीटर पे सोचोगे खाली कि इससे मार्क्स बहुत ज़्यादा आएगा, तो कई बार एनालिसिस रॉन्ग भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि मार्क्स ज़्यादा आएगा तो पता चला कि उसके लिए टाइम भी बहुत बहुत ज़्यादा लगेगा, तो फिर तो वो वर्दी नहीं हुआ ना। तो वर्दीनेस निकालने के लिए हम लोग 2 ले लेते हैं, अदरवाइज एक लेके भी काम कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। मतलब कभी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए जिसमें एक ही वैल्यू दिया हुआ हो कि कॉस्ट के एंगल से एबीसी करो, तो हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 रहने से मजा आता है ज़्यादा। ठीक है? तो मान लीजिए जो एक रिलेशनशिप हमने बनाया, वो ऐसे बनाया जिसका नाम पड़ा 70-20-10 एनालिसिस। 70-20-10 एनालिसिस मतलब क्या हुआ? अगर कॉस्ट 70% है तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी है वो 10% होना चाहिए कैटेगरी ए के लिए। कैटेगरी बी के लिए अगर कॉस्ट 20 है तो क्वांटिटी भी 20, और थर्ड कैटेगरी सी है तो उसका कॉस्ट सबसे कम है 10 और जगह सबसे ज़्यादा है विच इज़ 70।
तो ऐसे 70-20-10 का मतलब क्या है, देखो टोटल तो 100% हो गया ना, मतलब 100% ऑफ द कॉस्ट में जिस कैटेगरी का 70% कॉस्ट आ जा रहा है और उसका जगह 10% जैसा लग रहा है, तो वो ए कैटेगरी है। जिस कैटेगरी का कॉस्ट 10% आ रहा है और जगह 70% लग रहा है, वो सी कैटेगरी है और बचा हुआ बी कैटेगरी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ए कैटेगरी, लीस्ट इंपॉर्टेंट है सी कैटेगरी। तो ये आपको ऐसे भी ध्यान रखना है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 70-20-10 एनालिसिस। ठीक है, तो ये है क्या, ये कैटेगरी है, मतलब आपको अपने हजारों आइटम को ग्रुप करना पड़ेगा इन 3 कैटेगरीज, विच इज कैटेगरी ए, कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी, सो दैट यू कैन फिगर आउट कि किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस पे कम ध्यान देने से चलेगा। ठीक है, तो आइए आप लिखिए, इन्वेंट्री आइटम्स आर क्लासिफाइड इनटू 70-20-10 एनालिसिस। Inventory items are classified into 70-20-10 analysis. ठीक है, फिर आप ऐसे ये टेबल बनाओ, कैटेगरी, कॉस्ट, आइटम क्वांटिटी। आइटम क्वांटिटी एक ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, जरूरी नहीं कि आइटम क्वांटिटी से ही वर्किंग होता है। इट इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि हम आइटम क्वांटिटी लिए हैं। स्पेस भी ले सकते हैं आप, कितना स्पेस ले रहा है, वो डिपेंड करता है कि आपको कैसे एनालिसिस करना है। सो ए पे आप लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सी पे लिखो लिस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ए बी सी आप 3 कैटेगरी में 70-20-10 कॉस्ट में लिख दो, और आइटम में 10-20-70 लिख दो, टोटल 100 कर दो। अब देखो एक वर्किंग करके देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, पहले देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ कॉस्ट एंगल लिया है। मैंने क्या बोला, जरूरी नहीं है कि आपको कॉस्ट क्वांटिटी हमेशा दोनों देंगे। ठीक है, तो आइटम्स का नाम दे दिया और उसका एक कॉस्ट दे दिया कि ये इन्वेंट्री में हमारे पास है। अब मेरे को एबीसी एनालिसिस करना है, मैं कैसे करूंगा? ठीक है, तो एक बार खाली फिगर्स देखो फिर लिखना, पहले पूरा मेरे को समझा देने दो फिर आप लिखेंगे। सो व्हाट डू वी हैव, पी क्यू आर एस टी यू वी और कॉस्ट अलग अलग दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जितने भी आइटम्स हैं उसको कॉस्ट के डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। कॉस्ट के डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। समझ गया क्या बोल रहा हूँ? इसके डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। क्यों डिसेंडिंग ऑर्डर? क्योंकि अभी कॉस्ट को हाईएस्ट इंपॉर्टेंस से चुनना है। 70% ऑफ कॉस्ट किधर लग रहा है वो चुनना है। आउट ऑफ ऑल दीज 70% ऑफ कॉस्ट कहाँ लग रहा है वो चुनना है।
अब वो 1 में लग रहा है कि 2 में लग रहा है कि 3 में लग रहा है, वो खोज के निकालना है। ठीक है, तो उसको खोजने के लिए व्हाट वी विल डू इज, अभी लिखना नहीं है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे होगा, स्क्रीन पे देखो खाली और वर्किंग करो। आप देखो सबसे पहला कौन है, आर है 1200, फिर कौन सा है, पी है 1000, फिर है यू 900, है ना। रुको एक बार स्क्रीन पे देखो फिर लिखेंगे, अपने से करेंगे बाद में। आर है 1200, पी है 1000, यू है 900, करेक्ट। फिर क्या है, क्यू है 800, क्यू टी एस, क्यू टी एस, क्यू टी एस 800, 700, 600, और वी में है 300। तो क्या किया हमने, बस कॉस्ट को रीअरेंज किया, है ना। इतना इजी काम है, सोचो। अब क्या करना है, अब इसको क्यूमुलेट करना है, क्यूमुलेटिव कॉस्ट। क्यूमुलेटिव कैसे होता है, 1200 बस ऐड करते जाओ इसके साथ ये वाला 22, लो कैलकुलेटर, 31, 39 और 746 और 652 और 355, राइट। अब क्या करना है, क्यूमुलेटिव कॉस्ट का परसेंटेज लेना है ऑन टोटल। मतलब ये सबका टोटल कितना आएगा, 5500 आएगा। आपको समझ में आ रहा है, बिकॉज ये टोटल 5500 आया, तो क्यूमुलेटिव कॉस्ट का जो टोटल होता है वही सबका टोटल होता है। तो आपको क्यूमुलेटिव कॉस्ट को टोटल का परसेंट बनाना है। 1200 बाई 5500 क्या होगा। सो क्यूमुलेटिव कॉस्ट इज आवर सेकेंड स्टेप, क्यूमुलेटिव कॉस्ट परसेंटेज इज आवर थर्ड स्टेप। समझ में आ रहा है, स्टेप वाइज अगर हम देखें तो पहले अरेंज किया, फिर क्यूमुलेटिव कॉस्ट निकाला, फिर क्यूमुलेटिव कॉस्ट परसेंटेज निकाला। देखो ये कितना आ रहा है, 1200 बाई 5500। जल्दी जल्दी टाइप करो आंसर, कैलकुलेटर लो, टाइप करो। $21.82 आ रहा है, फटाफट करो। 2200 बाई 5500 कितना आ रहा है, 40% आ रहा है। नेक्स्ट 3100 बाई 5500 करो, कितना आ रहा है, 56.36। फिर 3900 बाई 5500 करो, 70.91। फिर 4600 बाई 5500 करो, 83.63 या 64। 5200 बाई 5500 करो, 94.55 और ये लास्ट वाला 100। सो अब देखो कितना इजी है। बेसिकली हम लोग ने क्या किया, हाईएस्ट इंपॉर्टेंस कॉस्ट को दिया बोल के कॉस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में डाला। क्यों, क्योंकि एज डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को क्यों डाला, क्योंकि हम लोग कॉस्ट को ही अभी हाईएस्ट इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, इसलिए कॉस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल दिया, जिससे दिख जाए कि कौन सबसे ज्यादा कॉस्टली है। अब अभी तो हमारे पास सिर्फ 7-8 आइटम ही थे, रियल वर्ल्ड में क्या होगा, हजारों आइटम होते हैं। तो आपको ये वर्किंग एक्सेल शीट में करना पड़ेगा, और उससे वैल्यू जो हो सकता है ना टोटल का, उसमें एक एक का वैल्यू बहुत छोटा छोटा परसेंट भी हो सकता है, बहुत छोटा छोटा परसेंट भी हो सकता है। तो आपको
सबसे ज्यादा ध्यान अभी किधर देना है आपको? नॉर्मली देख के लगेगा अपने मन से, अगर आप ये एनालिसिस नहीं करते तो आपको देख के लगेगा आर पे ध्यान दे लो, पी पे दे लो। आप आर और पी तक ही रुक जाएंगे शायद, क्योंकि आपको उसमें हाईएस्ट वैल्यू दिख रहा है। बट अगर एबीसी एनालिसिस करेंगे तो वो टॉप 70% को हाईएस्ट इंपॉर्टेंट मानेगा। ठीक है, तो टॉप 70% को अगर हाईएस्ट इंपॉर्टेंस देना है तो फर्स्ट 70% इधर आ रहा है ये चारों पे, तो वो बोलेगा आर पी यू यू क्यू चारों इंपॉर्टेंट है। समझे? आर पी यू क्यू चारों इंपॉर्टेंट है, ये बोलेगा वो। दिस इज कैटेगरी ए। और फिर अब सी कैटेगरी कौन सा है? सी कैटेगरी है 70% के बाद लास्ट का 10%। समझना, सी क्या है? लास्ट का 10% है। तो लास्ट का 10% मतलब 100 से आप पीछे जाओ 90 तक, तो 94 तक आ रहा है, तो यही एक ही मान लो सी बना दिया। अब ये एग्जैक्ट 70-20-10 नहीं होता है, ठीक है? इट इज अप्रोक्सीमेट, इट्स नॉट एग्जैक्ट। एग्जैक्ट 70, एग्जैक्ट 20, एग्जैक्ट 10 नहीं मिलेगा। नियर अबाउट 70%, नियर अबाउट 10%। तो 10% कैसे देखना है? ये देखो, ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है ना, आपको समझ में आ रहा है ना? 70-20-10 मतलब कॉस्ट का डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो लास्ट का 10 मतलब क्या होगा? मतलब जो 100 और 90 के बीच में हुआ वही होगा ना, क्योंकि ये तो क्यूमुलेटिव चल रहा है। तो क्यूमुलेटिव चल रहा है तो 70 के बाद 80 आएगा, 80 के बाद 90 आएगा, 90 के बाद 100 आएगा। तो लास्ट का 10 पकड़ने के लिए 90 से 100 पकड़ना पड़ेगा। तो ये सी होगा, और जो बचा हुआ है बैलेंसिंग फिगर वो बी होगा। यही एनालिसिस है। तो आप कंक्लूड कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा ध्यान जो देना है वो देना है अपने को आर पे, पी पे, यू पे और क्यू पे। अभी तक आपको ध्यान ही नहीं पड़ता था कि क्यू तक ध्यान देना है। और बी कैटेगरी है जिसमें मिड वे इंपॉर्टेंस रख सकते हैं, वो है टी। और सी है जिसपे एकदम भी ध्यान देने का दरकार नहीं है, वो है आपका मटेरियल एस और वी। राइट? तो अब आप इस क्वेश्चन को पूरा कॉपी करेंगे, इसका स्टेप्स लिखेंगे, और फिर आप अपना कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे लिख लो पहले अप्रॉक्स, राइट डाउन हियर अप्रॉक्स, कि ये एग्जैक्ट 70-20-10 नहीं होता है। फिर इन्वेंट्री आइटम लिस्ट कॉपी करिए, फिर ये स्टेप लिखिए। ये स्टेप पहले लिख लो पूरा। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ कॉस्ट, बड़े से छोटा, क्यूमुलेटिव कॉस्ट, क्यूमुलेटिव कॉस्ट परसेंट, फिर कैटेगराइज। लास्ट में मिडल में बी बैठाते हैं, पहले ए फिर सी फिर बी। इसको बॉक्स में डाल लो।
फिर आप इसको अपने से सॉल्व करो, सामने में रखा हुआ है, ठीक है, बट यू हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। स्टेप्स लिख लिया आपने, सबने बॉक्स में डाल लिया इसको? ओके, अब ये आप कॉपी मत करना, समझ तो गए थे, अपने से करो। स्ट्रक्चर बना लो, हेडिंग बना लो, बट अपने से वैल्यू भर के ट्राई करो। हो जाए तो बताना, जल्दी करो। डन। वेरी गुड। सो ये आप एबीसी एनालिसिस सीख लिए, और कुछ था ही नहीं इसमें सीखने का, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं आता है, बस फंडामेंटल पता होना चाहिए। ध्यान रहे ये इंटर के कॉस्ट में भी पूछा जाता है, मतलब अगर आपका कोई कारण से कॉस्ट ग्रुप 1 का एग्ज़ाम है तो उसमें भी ये चीज़ पूछा जा सकता है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। सॉल्व द एबीसी एनालिसिस ऑफ द फॉलोइंग टेबल एंड शो ग्राफिकली टेकिंग परसेंटेज of total list of different stock items as x-axis and percentage of total inventory value along y-axis। तो इसमें नया चीज क्या ऐड हो गया, शो ग्राफिकली।
तो ग्राफिकली कैसे शो करेंगे, ठीक है, तो बहुत इजी होता है, वो भी आपको दिखा देंगे। और इसमें क्या आइटम नंबर दिया हुआ है, रादर देन ABCD PQRSTU भी जो मैंने दिया था उसके जगह ये सब आइटम नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, आइटम को पहचानने के लिए आइटम नंबरिंग किया हुआ है। फिर एनुअल रुपी यूसेज दिया हुआ है, इंस्टेड ऑफ कॉस्ट कितना यूसेज वैल्यू है वो दिया हुआ है। तो इंपॉर्टेंस पता करने के लिए कॉस्ट ही चाहिए, जरूरी नहीं है कोई भी दो वेरिएबल ले सकते हैं, मैंने आपको बोला था। जैसे आपके एग्जाम में के लिए आप अपना ABC एनालिसिस मार्क्स के हिसाब से करते हो, है ना, तो कैसे भी किया जा सकता है, डिपेंड्स अपॉन कि आप क्या चीज का एनालिसिस कर रहे हो। सो यहाँ पर आप देखो आइटम नंबर 22 है और उसका एनुअल रुपी यूसेज दिया हुआ, और ये इंटरेस्टिंग चीज क्या है, देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है और परसेंटेज भी बना के दे दिया है। अगर परसेंटेज दे दिया है तो आपको कहाँ से शुरू करना पड़ेगा आप बताओ। आप बोलेंगे हम तो स्टेप 1 में जाएंगे, पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में डालेंगे, अरे तो डाला हुआ है। फिर स्टेप 2 में हम जाके क्यूमुलेटिव निकालेंगे, फिर परसेंटेज निकालेंगे, क्यों इतना मेहनत करेंगे। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, स्टार्ट ही खाली क्यूमुलेटिव परसेंटेज से कर सकते हैं ना। तो क्यूमुलेटिव परसेंट अगर आप ऐड करना शुरू करोगे तो जहाँ पे 70% आ गया वो A कैटेगरी है, फिर लास्ट से जो आएगा लास्ट 10% वो C कैटेगरी है, बीच का बचा हुआ B कैटेगरी है। हो गया सम। अब बात है कि ग्राफ में कैसे दिखाते हैं, चलो आपको अगर इसी क्वेश्चन का मैं ग्राफ समझाऊं एक बार तो आपको समझ आ जाएगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में हम लोग मान लीजिए डाल देंगे कौन कौन से आइटम्स हैं, और वाई एक्सिस में हम लोग डाल देंगे कितना परसेंटेज वैल्यू है, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, एक्स में क्या डालना है, डिफरेंट आइटम्स एज एक्स एक्सिस, परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेंट्री वैल्यू अलोंग वाई एक्सिस। सो जो क्यूमुलेटिव वैल्यू है वो को वाई में डाल दिया और आइटम्स को एक्स में डाल दिया। देखो कैसे करते हैं, एक बार देखो फिर आप बनाना तब समझ में आएगा। ऑर्डर क्या RPUQTSV है, ठीक है, तो RPUQTS और V है, हुआ। जिस ऑर्डर में हम लोग अरेंज किए थे वो ऑर्डर है। अब ये परसेंटेज जो यहाँ पे दिए हुए ना, जो जो अपने क्यूमुलेटिव में निकाले हैं उसको यहाँ डालना है, 21.8, 40, 56.36, 70.91, 83.64, 94.55, 100। कितना इजी है देखो। अब क्या करना है, अब पॉइंट बनाना है। आर पे 21.82 है, ठीक है, आर पे 21.82 है तो पॉइंट्स बनेगा ये। फिर पी पे 40 है, ये रहा पॉइंट। फिर यू तक जाके 56.36 है। फिर क्यू पे जाके 70.91 है। फिर टी पे जाके 83.64 है। फिर एस पे जाके 94.55 है। फिर वी पे जाके 100 हो गया। एक्चुअली सीधा लाइन नहीं बनेगा क्योंकि हम तो कोई गैपिंग का मेंटेन नहीं किए ना, हम तो बस अपना मन से एक लाइन लाइन ड्रॉ कर दिए। हिसाब से तो स्केलिंग होता है ना इधर ग्राफ में, तो स्केलिंग नहीं किए बोलकर ये सीधा लाइन दिख रहा है। नियम स्वरूप ये एक टेढ़ा लाइन होता है, ऐसा मतलब कर्व जैसा दिखता है। इट शुड नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन आइडियली। अभी यहाँ पे अपना बन रहा है स्ट्रेट लाइन, वाई बिकॉज हम लोगों ने ग्राफ में ये बांटा जो है ना वो ठीक से नहीं बांटा। अगर आप देखोगे 100 और 94 पे इतना गैप डाल दिया, तो ऐसे इस कारण से ये अपने को सीधा सीधा सा दिख रहा है, बट एक्चुअली अगर इसको ज्वाइन करेंगे तो इट शुड बी अ टेढ़ा लाइन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, इट शुड बी अ कर्व। अब 70%, 20%, 10% भी दिखाना है, तो ए में RPUQ है ना, तो 70% तक कहाँ पे आ रहा है, अगर आप ध्यान देंगे तो ये टॉप 70% है, तो ये ऐसे अपने मार्क कर दिए RPUQ तक, ये सब ए हो गया।
ए कैटेगरी। फिर यहाँ से लास्ट का दो 83 से 100, मतलब ये जो है ये अपना बी कैटेगरी है, और लास्ट का जो है ये यहाँ से यहाँ ये सी कैटेगरी है। तो ये समझ में आ रहा है आपको, ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ। कैसे पकड़ा? 70%, और ये लास्ट का दो को पहले फिर पकड़ के लाया, जो 94 और 100 का एस और वी था। तो एस और वी के लिए हम लोगों का, अगर आप ध्यान देंगे तो वो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है। 83 के बाद से हमने सी पकड़ लिया, तो 83 के बाद से हमने सी पकड़ लिया यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक ए पकड़ लिया, और बीच वाला को बी पकड़ लिया। समझा पाया? चलो अपने से बनाओ। इस कर्व का दूसरा नाम है एबीसी कर्व, ठीक है। इस कर्व का दूसरा नाम है एबीसी कर्व। ग्राफ पूछा तो ग्राफ भी सिखा दिया आपको, सीखने में तो मजा ही आता है। बन गया। सो आप ऐसे एक दो पॉइंट और लिख सकते हो कि इन एबीसी एनालिसिस we can use any value for items like consumption, profitability, एक्सेट्रा। मतलब कुछ भी लिया जा सकता है, ऐसा नहीं कि इट्स नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। दैट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री।
ओके, तो आओ अब क्वेश्चन नंबर 12 करके दिखा दो। आ जाओ। सो अपने क्या कर रहे हैं, सीधा क्यूमुलेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, आइटम्स और क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ टोटल। ट्वेंटी टू, 68, 27, 3, 82, 54, 36, 19, 23, 41। ये आएगा 40.69, 32.13, 10.71, 6.43, 5.57, 3.21। क्यूमुलेटिव करना था, मैं तो डायरेक्ट कॉपी करने लग गया। सीधा ऐड करके लिखते हैं ना, बेटर होगा। 40.69 प्लस 32.13 करेंगे तो यार है 72.82। सर हम तो आपका कॉपी कर रहे थे, पकड़े गए, हम क्या करें। चोर 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 चोर, कॉपी कर रहा था, पकड़ लिया। कितना आ रहा है, 89.96। हम्म, फिर 95.53, फिर नहीं बोलेंगे, नाराज हैं। 99.38, 98.74, 99.38, फिर है 99.38 के बाद 99.72, फिर 99.9 और फिर 100। ओके, सो इन दोनों को जोड़े तो आएगा कैटेगरी ए, और लास्ट का 10% को लेंगे तो अब देखो, लास्ट का 10% अगर लेने जाएगा तो यहां से भी लेने का मन करेगा, बट नॉर्मली क्या करते हैं ना नॉर्मली अपने प्रेफर करते हैं कि 90 से 100 में ही रहें। उसको सी को 90 से 100 को ही रखा, और ए को मतलब 70 तक रखा, 0 से 70। अब 70 एग्जैक्ट मिला नहीं तो 72 मिला, तो जस्ट नियर अबाउट 70 बोल के उसको ए में डाल दिया और बचा हुआ को बी में डाल दिया। अब इसमें एक मिस्टेक क्या हो सकता है एग्जाम में, कि आपने 3 वाले को भी सी में डाल दिया, ऐसा हो सकता है। इतना क्लोज देख के 89.96 देखकर आपने इसको भी सी में डाल दिया, ऐसा मिस्टेक हो सकता है, बट कोई उपाय नहीं, अगर हो गया तो जय जय सिया राम, भूल जाना और कुछ नहीं। जय सिया राम बोलकर समर्पित कर देना, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कैटेगरी क्या हुआ, ए बी सी। आइटम्स क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, और परसेंटेज क्या होगा। सो कैटेगरी ए में आइटम्स है 22 और 68,
कैटेगरी सी के आइटम्स हैं और बी के आइटम्स क्या है, 27 और 03 है, और बाकी सब सी के आइटम है। तो 82, 54, 36, 19, 23, 41। वैल्यू, अगर आप सबका वैल्यू को ऐड कर दें कि ए का 22 और 68 का टोटल अमाउंट में वैल्यू क्या है, अमाउंट मतलब रुपीज़ में, ये वैल्यू रुपीज़ में है, तो ये कितना है? देखिए क्वेश्चन में 22 और 68 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 95 और 75, 170 आ रहा है। सर ये क्यों निकाल रहे, बस ऐसे ही एक और एंगल निकालना सिखा दिया आपको, निकालने का कोई ज़रूरत तो नहीं था एज सच। 170, फिर 27 और 03 को जोड़ दीजिए, 27 और 03 को जोड़िए, 40 आ रहा है, 40,000। और बाकी का बैलेंसिंग फिगर देखिए कितना है, सबको जोड़ के बाकी का सबका बैलेंसिंग फिगर कितना है, तो 170 और 40 गया अगर तो 210 हो गया, 210 गया तो 233 450 से माइनस किया तो 23 450 आ रहा है। ओके, और परसेंटेज क्या होगा, यहाँ पे है 72.82, यहाँ पे है सब मिलाकर अगर आप देखेंगे तो 72.82 यहाँ तक आया ना, फिर यहाँ पे आ रहा है अगर आप देखेंगे तो 18 क्यूमुलेटिव परसेंटेज ही लिख देते एक बार, 89.96 आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है 100। हो गया। Are you just taking classes and still failing? Upgrade to the Super Success Batch for live classes, tracking, and revision. This is your sure path to pass.